तुम क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हो? तुम्हें क्या मिल रहा है मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने से? तुम्हें मेरी हाय लगेगी, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, देखना। अरे जा जा, बहुत देखे मैंने तेरे जैसे हाय देने वाले। मुझे किसी की हाय बदुआ नहीं लगती, समझी तू? तेरा पति तुझसे ज्यादा मेरे साथ खुश रहता है। देखो, मैं तुम्हें प्रेम से समझा रही हूँ। तुम जैसे इंसानों को कैसे समझाना है वो भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी, तुम समझ जाना। अच्छा, FIR करेगी? क्या बोलकर FIR करेगी, बताना जरा। तेरी फालतू की धमकियों से डरने वाली नहीं है बरखा, समझ में आई तुझे? अब तेरा पति तेरे बस में नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम हम पति पत्नी के बीच में आकर बहुत बड़ा पाप कर रही हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने बोला ना, मैं भगवान से न इंसान से किसी से नहीं डरती हूँ। अरे मुझ में वो खूबी है कि राहुल मेरे पास दौड़ा चला आता है। तुझमें क्या खूबी है ये बता। चल फोन रख और आज के बाद फोन मत करना मुझे। हे भगवान, इस आदमी के साथ कैसे कैसे अपना जीवन बिताऊं मैं? 3 साल हुए हैं मेरी शादी को और इन 3 सालों में इस आदमी ने मेरे जीवन को नरक बनाकर रख दिया है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में इस आदमी से मेरा रिश्ता जुड़ा था। कहाँ जाऊं, किसे बताऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। झूठ की बुनियाद पर इस आदमी के माँ बाप ने मुझसे इसकी शादी करा दी। ये है कल्पना। कल्पना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। कल्पना के माता पिता बहुत ही सीधे साधे थे। कल्पना के माता पिता को दिन रात कल्पना की शादी की चिंता रहती थी। किसी जान पहचान वाले ने राहुल की खबर कल्पना के माता पिता को बताई। उसने कल्पना के माता पिता को झूठ बोला कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, कोई भी नशा नहीं करता है, बहुत ही सीधा सिंपल लड़का है और उसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे संपन्न परिवार से होने के कारण कल्पना की शादी माता पिता ने राहुल से करा दी। शादी के दूसरे दिन ही राहुल की सच्चाई कल्पना के सामने आ गई। राहुल शराब पीता, जुआ खेलता, सभी गुणों में अव्वल था। यही नहीं, राहुल दूसरी लड़कियों के चक्कर में भी रहा करता था। कल्पना ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लड़ा झगड़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। उल्टा वो आए दिन कल्पना को मारा पीटा करता था, क्योंकि कल्पना के माता पिता BP और शुगर के मरीज थे। कल्पना का एक ही भाई था जो बेचारा अपने काम धंधों में व्यस्त रहता था। कल्पना ने सोचा धीरे धीरे करके पति को सुधार लेगी, लेकिन नहीं। इसी तरह नरक की जिंदगी जीते जीते कल्पना ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब कल्पना की शादी को 3 साल हो गए हैं। कल्पना के पति राहुल का अफेयर किसी बरखा नाम की लड़की के साथ चल रहा था। राहुल तो पहले से ही बेकार किस्म का आदमी था। वो अपनी घर गृहस्थी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, ना ही अपनी बेटी को प्यार करता था, ना ही घर गृहस्थी में 1 रुपए भी देता था। कल्पना धीरे धीरे करके बहुत परेशान रहने लगी और जैसे ही कल्पना उसे बोलने जाती वो कल्पना को बहुत बुरी मार मारता। इस तरह समय बीतता गया और 3 साल हो चुके थे कल्पना की शादी को। एक दिन उसने चोरी से उसके पति के मोबाइल से बरखा का फोन नंबर निकाल लिया और उसने बरखा को समझाने के लिए फोन किया। तेरी इतनी हिम्मत! क्या हुआ, मैंने क्या किया? देखिए, आपने इतनी जब से चिल्लाया गुड़िया उड़ गई। मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल छोड़िए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने बरखा को फोन लगाया कैसे, ये बता। तुझे कहाँ से फोन नंबर मिला, ये बता। तू उसे धमकी दे रही है? तू पुलिस थाने की धमकी दे रही है उसे? आप उससे बात करना बंद कर दीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा, तू मुझे बता रही है, मतलब तू मुझे धमकी दे रही है? किसकी धमकी दे रही है तू मुझे, ये बता। एक बात कान खोल कर सुन ले, यदि तूने आज के बाद बरखा को फोन लगाया या किसी प्रकार की उसकी धमकी दी, तुझे जिंदा जलाकर रख दूंगा, समझ जाना तू। मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद यदि तूने उसे फोन किया ना तो तुझे जिंदा जला दूंगा, समझ जाना। किसी प्रकार की उसको धमकी दी तो समझ जाना। आपकी बीवी है, बच्चा है घर में, फिर भी आप दिन रात उसी के पास क्यों रहते हैं? रात रात भर घर नहीं आते। मैंने कौन सी कमी छोड़ी है ये बताइए। हाँ, रहूंगा, मैं उसी के साथ रहूंगा, दिन रात उसी के साथ रहूंगा। मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सुन ले। मुझे तेरे साथ 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं है। बहुत जल्द मैं तुझे तलाक भी दे दूंगा, क्योंकि मैं बरखा के साथ ही खुश हूँ। मैं बरखा के साथ ही रहूंगा, समझी तू? हे भगवान, इस आदमी ने क्या बोला कि ये मुझे तलाक देगा? ये मुझे तलाक देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? अब बस बहुत हुआ, मुझे बताना ही पड़ेगा अपने मायके में। लेकिन मम्मी पापा की हालत ऐसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात को सुन पाए। भैया को फोन करके भैया को सारी बात बताती हूँ। हेलो भैया। हाँ कल्पना, बोलो। हमारी पीहू बिटिया कैसी है और जीजा जी कैसे हैं? भैया। कल्पना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो, ये बताओ। भैया, इतने सालों से मैं आप लोगों से छुपाती आ रही हूँ, लेकिन आज इस आदमी ने अति ही कर दिया है। क्या हुआ कल्पना, बताओ मुझे। भैया, शादी के दूसरे दिन ही इस आदमी की हकीकत मुझे पता चल गई थी। भैया, इस आदमी को खराब लतें हैं। भैया, ये दारू, जुआ, सट्टा और यहाँ तक कि दूसरी लड़कियों के चक्कर में तक है आदमी। भैया, पिछले 1-2 साल से ये आदमी किसी बरखा नाम की लड़की के कांटेक्ट में है। कल्पना, जब शादी के तुरंत बाद तुम्हें ये सारी बातें पता चल गई थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? भैया, घर के हालातों को देखकर मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। आपको तो पता है मम्मी पापा शुगर BP के पेशेंट हैं। उन्होंने मेरी शादी कितने उमंग से की थी। यदि इतनी बड़ी बात उन्हें पता चलती और मेरे कारण उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। भैया, मैंने सोचा ये आदमी धीरे धीरे करके सुधर जाएगा, मैं इसे सुधार लूंगी, लेकिन नहीं सुधरा भैया। और दिन ब दिन इसकी हरकतें खराब होते जा रही हैं। भैया, मैंने कल चोरी से इस आदमी के मोबाइल से उस लड़की बरखा का नंबर निकाला और उसे मैंने पहले तो प्रेम से समझाने की कोशिश की। जब वो लड़की नहीं समझी तो मैंने उसे धमकी दी। उसने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया और फिर फोन काट दिया। और फिर उस लड़की ने इनको बताया होगा। इन्होंने मुझे आकर इतना मारा भैया,
और बोल रहे हैं कि मैं तुझे तलाक दूंगा। क्या ऐसा बोला उसने? जी भैया, भैया प्लीज आप ये बात मम्मी पापा को बिल्कुल मत बताना। भैया ये आदमी कहता है मुझे तुझसे न तेरे बच्ची से कोई मतलब नहीं है। भैया ये आदमी इतना कमाता है लेकिन 1 रुपए भी मुझे हाथ में नहीं देता, ना ही बच्ची के लिए कोई चीज लाता। उस लड़की पर ही पूरा पैसा लुटाता है ये आदमी। मैं क्या करूं भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल्पना तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है अभी। लेकिन कल्पना तुमने चलो मम्मी पापा को नहीं बताया, लेकिन मुझे तो एक बार बताना था, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना। भैया आप तो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, क्या कह के मैं आपसे बताती, ये बताइए। चलो ठीक है कल्पना, अब जो हुआ सो हुआ। तुम एक काम करो, कल अपना सामान पैक करके तुम घर आ जाओ। लेकिन भैया मुझे अचानक देखकर मम्मी पापा क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, तुम मम्मी पापा को कोई बात मत बताना। तुम बस उनसे इतना बोलना कि मुझे आप लोगों की याद आ रही थी, इसलिए बस चली आई। ठीक है भैया, मैं कल ही आती हूँ। नाना जी, नानी। अरे हमारी गुड़िया। कल्पना बेटा तुम अचानक इस तरह यहाँ? पीहू बेटा आ जा अपने नाना की गोदी में। माँ आप तो इतने सवाल पूछ रही हैं, मैं अपने मायके ऐसे ही नहीं आ सकती क्या? नहीं बेटा, हमारा वो मतलब नहीं था। ये तो तुम्हारा मायका है, तुम्हें जब जी करे तब तुम आ सकती हो। लेकिन इस तरह अचानक बेटा तुमने खबर भी नहीं दी। पापा मम्मी मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए चली आई। हाँ बेटा अच्छा किया। चल बेटा तू थक गई होगी, मुँह हाथ धुलकर खाना खा ले। हाँ माँ चलिए। आजा मेरी गुड़िया, तू भी आजा, तेरे लिए मैगी बना देती हूँ, चल। कल्पना आ गई तुम? जी भैया आ गई मैं। भैया अब क्या होगा मेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल्पना तुम जरा भी टेंशन मत लो, अब सब ठीक हो जाएगा। तुमने यदि पहले ही सारी बातें मुझे बता दी होती तो शायद इतनी नौबत ही नहीं आती। हाँ भैया शायद आप सही बोल रहे हो भैया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि वो इंसान समय के रहते सुधर जाएगा, लेकिन सुधरना तो दूर, वो इंसान तो और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। तुम 8-15 दिन तो यहाँ आराम से रहो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यदि उसका फोन आए तो तुम उठाना मत। जी भैया। वैसे भैया भाभी कब आ रही हैं मायके से? कल्पना तुम्हारी भाभी की मम्मी की ऑपरेशन हुई है, इसलिए 1 महीने 15 दिन तो कम से कम मंजू नहीं आ पाएगी, क्योंकि वहाँ मेरे सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इकलौती मंजू ही उनकी संतान है, इसलिए मंजू को ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है। हाँ भैया ठीक तो है। कल्पना तुमने खाना खा लिया? जी भैया मैंने खाना खा लिया, आप भी चलिए मैं आपको खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं जाकर खा लूंगा। इस तरह कल्पना को अपने मायके में रहते रहते 15 दिन बीत चुके थे। अब कल्पना को खुद अपने आप में शर्म आने लगी थी, क्योंकि कल्पना पहली बार इतना अपने मायके में रुकी थी। आस पड़ोस के और उसके माता पिता सभी लोग पूछने लगे थे कि अभी तक जवाई बाबू कैसे नहीं आ रहे हैं लेने, लेकिन कल्पना की मजबूरी थी कि वो किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। कल्पना बेटा। जी माँ कहिए। बेटा क्या बात है, जवाई बाबू क्यों नहीं आ रहे हैं तुम्हें लेने? इन 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम इतने दिन अपने मायके में रुकी हो। देखो कल्पना बेटा, बुरा मत मानना, बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। क्या तुम लोगों के बीच में कोई बात हुई है? इतने दिनों से देख रही हूँ मैं, ना ही जवाई बाबू का फोन आता है, ना ही तुम उन्हें फोन लगा रही हो। माँ शादी के बाद बेटियाँ महीना भर 15 दिन अपने मायके में नहीं रुक सकती, ऐसा क्यों माँ? नहीं नहीं बेटा, मेरी बातों का बुरा मत मानो, मेरा कहने का वो उद्देश्य नहीं था, मैं तो बस यूं ही तुमसे पूछ रही थी। नहीं माँ बस ऐसे ही कोई बात नहीं है, एक ही जगह पर रहते रहते मेरा मन उब गया था, तो इन्हीं ने मुझे बोला कि जाओ कल्पना थोड़े दिन अपने मायके में रहकर आ जाओ तो तुम्हारा मन अच्छा लगने लगेगा। सच में बेटा, क्या तुम्हारे और जवाई बाबू के बीच में सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं बार बार? ठीक है बेटा, जब तक जी करे तब तक रहो तुम, ये तुम्हारा मायका है। जी माँ। माँ की बातों को सुनकर कल्पना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने माँ से तो नॉर्मल बातें की, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। ये बात जाकर उसने अपने भाई को बताई। भाई ने सोचा एक बार जीजा जी से घर में जाकर बात करता हूँ, शायद उनके समझाने से समझ जाए राहुल। जीजा जी ये सब क्या चल रहा है? अरे बड़े भैया आप यहाँ, ये सब क्या चल रहा है? आप मुझे ये बताइए। अरे बैठिए आप यहाँ, आपने इतनी पी रखी है कि आपसे बोलते तक नहीं बन रहा है, आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने बहुत पी रखी है? नहीं नहीं तुम बैठो, क्या बात है बोलो। ये सब क्या सुन रहा हूँ जीजा जी मैं? क्या सुन रहे हो कि आप मेरी बहन को छोड़कर किसी और के चक्कर में हो? हाँ हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना है, लेकिन जीजा जी ये तो गलत है ना, बीबी के होते हुए आप किसी और के साथ। तो तुम बताओगे मुझे सही और गलत क्या है? मुझे खुद अच्छे से पता है सही क्या है और गलत क्या है। देखिए जीजा जी अभी भी समय है, आप सुधर जाइए, वरना ऐसा ना हो कि जब आप सुधरो तब बहुत देर हो जाए। अरे तुम्हारी बहन है ही नहीं मेरे साथ रहने लायक। देखिए यदि आप इसी तरह से हरकतें करते रहे तो हम अपनी बहन को अपने साथ ले चलेंगे। अरे वैसे भी तो वो तुम्हारे पास ही है, उसे वहीं रखना, उसे यहाँ पहुंचाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तो दूसरी शादी करूंगा, उसके साथ नहीं रह सकता मैं। अरे लेकिन मेरी बहन में कमी कौन सी है ये बताइए आप। आपकी एक बच्ची है, उस बच्ची की जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताओ। मुझे क्या पता कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी, मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारी भांजी का कोई ठेका नहीं लेकर रखा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं जिया जी आप? कल्पना आपकी बीबी है और पीहू आपकी बच्ची है, यदि आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो और कौन लेगा ये बताओ। मैंने बोल दिया ना मुझे नहीं पता, अब तुम उठकर जा सकते हो यहाँ से।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझ में आई तुम्हें? जिस दिन से तुम्हारी बहन से मैंने शादी की है मैं बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद आप नहीं हुए हैं जिया जी, बर्बाद तो मेरी बहन हो गई है आपसे शादी करने के बाद। ठीक है, अब आपसे दूसरे तरीके से निपटते हैं। ठीक है, जो तरीका होगा उससे निपटने को तैयार हूं मैं। बड़ा आया मुझसे निपटने वाला। 3 साल से तो मैं इसकी बहन के साथ ऐसा कर रहा हूं, तो अभी तक नहीं आए ये लोग। 3 साल से कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अभी 2 दिन बाद देखना, खुद ही लाकर पटक के जाएगा अपनी बहन को यहाँ। क्या उन्होंने ऐसा किया भैया आपके साथ? हाँ कल्पना। लेकिन भैया वो आदमी क्या सोच रहा है? मुझसे और अपनी बच्ची से इस तरह पीछा छुड़ा लेगा वो? मैं उसे ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक बच्ची है मेरे साथ, मैं बच्ची को लेकर कहाँ रहूंगी? आप ही बताइए। हाँ कल्पना, हमें बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा, उस इंसान को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। इस तरह कल्पना के भाई अशोक ने मन में ठान लिया था कि उसको उसी के हिसाब से समझाना पड़ेगा। ऐसे तो कल्पना का भाई बहुत सीधा सिंपल था, लेकिन उसकी दोस्ती अच्छे लोगों से भी और बुरे लोगों से भी थी। उसकी बहन का घर न उजड़े इसलिए अशोक ने सीधी उंगली से काम निकालना चाहा, लेकिन उससे कोई बात नहीं बनी, इसलिए अशोक ने उंगली टेढ़ी कर ली। मतलब कि बुरे लोगों का साथ लेकर अशोक ने अपने जीजा को सुधारने की कोशिश की। जब एक दिन कल्पना का पति और जिस लड़की के साथ उसका अफेयर था वो दोनों पार्क में बैठे हुए थे। बरखा, बहुत शांति लग रही है अभी मुझे। हाँ, तुम्हारी पागल पत्नी जो नहीं है अभी, एक नंबर की जासूस है वो, जासूसी बहुत करती है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ उसे डाइवोर्स कब दे रहे हो? बहुत जल्द दूंगा बरखा, बहुत जल्द। तुम जरा भी टेंशन मत लो इन सब बातों की। उसे डाइवोर्स भी दूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। ये सब क्या है साले साहब? ये क्या कर रहे हैं आप? ये इतने सारे गुंडे क्यों लेकर आए हैं? मुझे जाने दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। आप क्यों बंदूक ताने खड़े हैं? अरे मैडम, ऐसे कैसे जाने दें आपको? आपको तो किसी चीज का डर नहीं लगता ना? तो फिर ये बंदूकों को देखकर और ये हथियारों को देखकर आपको क्यों डर लग रहा है? आपको बहुत शौक है ना लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का? नहीं भाई साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। चुप कर बेकार औरत। अपने जीजा से तो बाद में निपटूंगा मैं, पहले तो उससे निपट लेता हूँ। तुझे बहुत शौक लगा है ना दूसरों के घर गृहस्थी बर्बाद करने का? मेरी बहन की जिंदगी तबाह करके रख दी है तूने। वो तो मेरी बहन बहुत समझदार थी, जो इतने दिनों से सब चीज सह रही थी। यदि उसकी जगह कोई और होता ना तो अब तक कब से छोड़ छाड़ कर चले जाता। लेकिन मेरी बहन की भी गलती है जो इतने दिनों तक उसने सब चीज सहा है। यदि काश वो पहले ही हमें सब कुछ बता देती तो आज इतनी नौबत नहीं आती। हम तो उसी समय तुम दोनों को काट कर नाले में फेंक देते और किसी को पता भी नहीं चलता। अभी तुमने हमारी पहुंच देखी नहीं है, हमारी पहुंच इतनी है। पुलिस थाने कचहरी कलेक्टर से लेकर एसपी डीएसपी और राजनेता सभी से हमारी पहचान है, और शहर के जाने माने गुंडों से भी हमारी अच्छी खासी पहचान है। अच्छे लोगों के लिए हम बहुत अच्छे हैं और तुम जैसे घटिया लोगों के लिए हम बहुत बुरे हैं, ये समझ लो। अशोक भाई, यदि आप बोले तो अभी इस लड़की के सीने में हम इतनी गोलियां दाग देंगे। हाँ भाई, आप बस बोलो तो इसके सर में मार मार कर मैं सर ही फोड़ डालता हूँ। हाँ भाई, आप आदेश तो दो। वैसे भी मेरी तलवार इतनी पैनी है कि एक ही बार में गर्दन ही उड़ा दूंगा दोनों की। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। आप लोग जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बस एक मौका दीजिए मुझे। अरे हमें अच्छे से पता है तुम जैसी लड़कियां जो है ना लोगों के घर बर्बाद करती हैं। आज यदि हम लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया ना तो कल फिर जाकर तुम हमारी बहन का घर बर्बाद करोगी या किसी और बहन का घर जाकर बर्बाद करोगी। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हैं, ये लड़की है ही बहुत खराब। इस लड़की का पैसा ही है ये। आपको नहीं पता भैया, इसने मुझसे बहुत पैसे ऐंठे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे बेगैरत आदमी, तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुझ जैसा नीचे इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपनी बच्ची का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? मैं ये बात भूल गई थी। अरे जा, तूने हमें फंसाया था। तू सिर्फ हमारे पैसों से प्यार करती है, हमसे नहीं। एक नंबर की बेकार औरत है तू। भैया यकीन मानो, ये औरत बहुत खराब है। बंद करो तुम लोग ये अपना मेलो ड्रामा। मैं यहाँ तुम लोगों की बकवास बातें सुनने नहीं आया हूँ। जो तुमने मेरी बहन के साथ 3 सालों से किया है ना, उन सब का हिसाब लेने आया हूँ मैं। तूने क्या सोचा तू मेरी मासूम सी बहन पर इतना अत्याचार करेगा और मैं शांत रहूंगा? वो तो मुझे मेरी बहन ने बताया नहीं पहले ही। भैया मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मेरा यकीन मानिए, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपकी बहन का घर बर्बाद हो, और इस आदमी से तो दूर दूर तक मेरा कोई संपर्क नहीं रहेगा। इस बात का यकीन मैं कैसे मान लूं? अब इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, यदि आपको भविष्य में कोई बात पता चलेगी तब आप बोलना। सुन लड़की, यदि भविष्य में मुझे इतनी सी भी भनक लगी कि तू मेरे जीजा के साथ संपर्क में है तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चल निकल जा मेरी नजरों के सामने से। और एक बात याद रखना, मेरे जीजा के आसपास भटकते हुए दिखना भी मत कभी मुझे। अब ना ही फोन में बात करते और ना ही किसी भी प्रकार का संपर्क यदि तुम लोगों का रहा तो तुम समझ जाना। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तेरा तो आज काम ही खत्म कर दूंगा मैं। वो लड़की थी इसलिए उसे जाने दिया। हाँ भाई, इसका काम तो खत्म करना ही पड़ेगा। भाई एक काम करता हूँ, इसके हाथ पैरों को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में भर देता हूँ और जंगली जानवरों को ले जाकर खिला दूंगा। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। ये बल्ले से इसके सर में इतना मारूंगा मैं, इसका सर ही फोड़ डालता हूँ मैं।
और किसी मोटर या ठेले के सामने ले जाकर फेंक दूंगा। लोग ये समझेंगे कि एक्सीडेंट में मारा गया। अरे नहीं, ऐसा करता हूँ मैं, इसके सीने में 8-10 गोली दाग देता हूँ। और भाई, आपकी तो पुलिस वालों के साथ अच्छी पहचान है ना, पुलिस वालों को ये बता देना कि इसे पुलिस वालों ने मारा है, चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अरे नहीं नहीं भाई, थोड़ा शांत रहो तुम, तुम्हें बहुत जल्दी है इसे मारने की। ये सब काम तो हम अपने हाथों से ही करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए भैया, मुझे बख्श दीजिए। भैया क्या आप अपने हाथों से अपनी बहन का सुहाग उजाड़ेंगे? भैया आप इतना बड़ा अनर्थ कर सकेंगे, बताइए। अरे भाई, वैसे भी तुम हमारी बहन से तलाक ले ही रहे हो। जब तुम्हारा उससे रिश्ता टूटने ही वाला है तो क्यों ना हम ही अपने हाथों से ये शुभ काम कर दे और तुम्हें भगवान के पास पहुंचा दे, ताकि तुम्हें तलाक लेने का मौका भी ना मिल सके। बहुत परेशान किया है तुमने मेरी भोली भाली बहन को। मेरी बहन इतने सालों से बर्दाश्त कर रही थी, तुमने उसे मजबूर और लाचार समझ लिया। लेकिन तुम भूलो मत, उसका भाई अभी जिंदा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी औरत के होते हुए पराई औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। अरे जब मेरी बहन के साथ रहना ही नहीं था तुम्हें, तो तुमने शादी क्यों की और बच्चा क्यों पैदा किया? इतना पैसा कमाते हो लेकिन सारा पैसा अय्यासी में उड़ाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? भैया एक मौका दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए अपनी हर गलती सुधारने का। मैं आपसे वादा करता हूँ भैया, मैं अपनी बीवी बच्चे को बहुत प्यार दूंगा और आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा भैया। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, लड़कियों से तो दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। नहीं, हम तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते। बस बहुत हुआ, आज तो हम तुझे मारकर सारा खेल ही खत्म कर देंगे। तूने हमारी बहन की जिंदगी पूरी बर्बाद करके रख दिया है। हम अपनी बहन का बदला तेरी जान लेकर ही लेंगे। भैया मैं जान चुका हूँ जिंदगी और मौत के बीच में जो समय रहता है वो कितना भयावह रहता है। उठ खड़ा हो यहाँ से। नहीं भैया, मुझे पता है मैं खड़ा हूंगा और आप मुझे मार दोगे। तूने हमारी बहन को क्या कुछ तकलीफ नहीं दिया है ये बता? उसे मारा पीटा प्रताड़ित किया, शराब पीकर दुनिया भर के नाटक करा, गलत काम किया, दूसरी औरतों के साथ संपर्क में रहा, फिर भी हमारी बहन सोचती रही आज नहीं तो कल मेरा पति सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, तू इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। तेरी सजा सिर्फ मौत है, ये समझ ले तू। भैया आप मुझे मार देंगे तो आप जेल चले जाएंगे। कानून नाम की भी कोई चीज होती है। शायद तूने हमारी बात सुना नहीं है। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, राजनेता सभी से हमारी अच्छी खासी पहचान है। और पहली बात, कौन बोल रहा है कि तेरे मरने के बाद तेरी बॉडी पुलिस को मिलेगी? तेरी बॉडी को तो हम ऐसा लापता करेंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि राहुल नाम का कोई आदमी भी था। और रही बात हमारी बहन की, वो तो वैसे भी तेरे होते हुए भी विधवा जैसे जी रही है। फिर तेरे मरने के बाद तो और अच्छे से जिएगी वो। हम उसकी दूसरी शादी कर देंगे ठाट से, ये बोलकर कि पता नहीं आदमी तो अय्याज था, किसके साथ भाग गया पता नहीं चला। तेरी हरकतें सारे गांव को पता है और सारे गांव वाले जानते हैं कि तू अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव करता था। इसलिए लोग बाग तुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तू ये मत सोच कि हम उसके भाई हैं इसलिए तुझे मार नहीं सकेंगे। तुझ जैसे पापी इंसान को मारकर कम से कम थोड़ा पुण्य कमा लेंगे हम। तू ये मत सोच कि तुझे मारकर मुझे पाप होगा। मुझे कोई पाप बाप नहीं होगा। तू इस धरती में बोझ है, बोझ। भगवान ने इतनी अच्छी बीवी दी है, फूल सी बच्ची दी है, लेकिन तुझे अपनी बीवी बच्चे की कोई कदर नहीं है। अरे धिक्कार है तुझ पर, थू है तेरे पर। बस अब बहुत हुआ, अब हम तुझे मारकर सारा खेल ही खत्म कर देते हैं। नहीं भैया, नहीं भैया, भैया मुझे एक मौका दीजिए भैया, एक मौका दीजिए भैया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ आपके। भैया आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी मैं कल्पना को और पीहू को किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं दूंगा, किसी प्रकार के ऐबो अमल नहीं करूंगा मैं भैया। दोनों को बहुत प्यार करूंगा मैं भैया, माफ कर दीजिए भैया। और यदि फिर उसके बाद आपको कुछ भी सुनाई देगा तो आप मेरी गर्दन काट देना या गोलियों से मेरा सीना छलनी कर देना। भैया मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए सुधरने का, प्लीज भैया, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए भैया, प्लीज। जो आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूंगा भैया, प्लीज। यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं अपना सारा घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ कल्पना और पीहू के नाम कर देता हूँ। महीने की सारी सैलरी लाकर कल्पना के हाथों में रखूंगा, कभी उसे किसी चीज के लिए नहीं तरसाऊंगा। मैं तेरा यकीन कैसे मान लूं कि जो तू बोल रहा है वो सच बोल रहा है? भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए। ठीक है, ये समझ ले, ये तुझे पहला और आखिरी मौका मिल रहा है। यदि तेरे वजह से हमारी बहन की आंखों में एक आंसू भी आया तो हम तेरा क्या हाल करेंगे तू समझ जाना। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल भैया। भैया मैं कल्पना को लेने जा रहा हूँ, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा मैं, वो मुझे जरूर माफ करेगी। ठीक है, तुम घर जा तो रहे हो कल्पना और बच्ची को लेने, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे काले करतूत हमारे माता पिता को पता नहीं है। ऐसे जाना हमारे घर में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ भैया बिल्कुल, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा घर पर जाकर। कौन है? आ रहे हैं, रुको जरा। अरे जवाई बाबू, आप आइए आइए। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। जवाई बाबू यूं अचानक से? चलिए बैठिए। कल्पना देखो, जवाई बाबू आए हैं। आपने आने की कोई खबर ही नहीं दी, ना ही कल्पना ने हमें बताया। पापा जी बस काम से फ्री हुआ तो मैं चला आया। पीहू और कल्पना के बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा था। अरे जीजा जी आप यहाँ? हाँ साले साहब। अरे भाई कल्पना, जीजा जी आए हैं, चाय नाश्ता लेकर आओ। नहीं नहीं भैया, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? आप इस घर के जवाई हो, आपके बिना खातिरदारी किए हम आपको जाने थोड़ी ना देंगे। हाँ हाँ जवाई बाबू।
अशोक बिल्कुल सही बोल रहा है। हम तो कहते हैं 1-2 दिन रुक जाइए बढ़िया। वैसे भी आप कई दिनों से रुके नहीं हैं अपने ससुराल में। नहीं नहीं पापा जी, अभी रुकने का टाइम नहीं है। मैं तो बस अपनी बीवी बच्चों को लेने आया था, उनके बिना घर बहुत सूना लग रहा था। और सुनाइए जीजा जी, क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल तो बढ़िया है भैया। हाँ हाँ, बढ़िया ही रहने चाहिए। आप यहाँ? हाँ कल्पना, मैं तुम लोगों की बहुत याद आ गई थी, घर एकदम सूना लग रहा था, तो बस काम से फ्री होकर मैं सीधे यहाँ चला आया। भैया कल्पना, क्या भैया भैया लगा रखा है? अपने पति की खातिरदारी नहीं करोगी? जाओ बेटा, जवाई बाबू के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी भैया। और अपना सामान पैक कर लो बेटा, तुम्हें जवाई बाबू के साथ जाना है। जी भैया। लीजिए जवाई बाबू। अरे खाइए खाइए जवाई बाबू, शर्माइए मत, आप इस घर के दामाद हैं। पीहू बेटा चलो, हम घर चलते हैं। पीहू बेटा, क्यों रो रही हो? ये तुम्हारे पापा हैं। कोई बात नहीं पीहू बेटा, अगली बार आना जब अपनी नानी के साथ और रह लेना। हाँ पीहू बेटा, तुम्हारे मामा जी सही बोल रहे हैं। पीहू बेटा, पहले तुम्हारे मामा जी को टाइम नहीं मिलता था, इसलिए तुम्हारे घर ज्यादा नहीं आते जाते थे। अब हफ्ते में कम से कम 2 बार तुम्हारे घर आया करेंगे, ठीक है? अब खुश हो जाओ। मामा जी। हाँ बेटा, अब जाओ बेटा। चलो कल्पना, अब चलते हैं। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? भैया मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं आपसे क्या बोलूं? आपका धन्यवाद किन शब्दों में बयां करूं? अब रो मत कल्पना, अब तेरे रोने के दिन खत्म हो गए। मैंने तेरे पति का ऐसा इलाज किया है बेटा कि दोबारा वो ऐसी हरकत कर नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बात याद रखना बेटा, कभी भी कोई बात हो तो छुपाना मत। ये तेरा भाई तेरे हर मुश्किल समय पे तेरे साथ खड़ा है। तेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे तेरा नाता ही टूट गया। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो अपनी बहन को शादी के बाद पराया समझने लगे। हर रक्षाबंधन पर मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, लेकिन कसम खाने से अकेली बहन की रक्षा नहीं हो जाती। बहन की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना भी पड़ता है। भैया आप सच में बहुत अच्छे हैं। जिसकी तुझ जैसी बहन हो वो भाई कैसे अच्छा ना होगा। ठीक है बेटा, अब उसका मैंने ऐसा इलाज किया है कि दोबारा वो तुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं देगा। बस तू कोई चीज मुझे छुपाना मत। हाँ भैया ठीक है। अब आंसू बहाना बंद करो, खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ और फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करो। जी भैया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।